नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का दोस्तों 30 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में यह 30 प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और इस 30 प्रश्न में से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 10 प्लस आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करिएगा। 30 के 30 प्रश्न दोस्तों अभी के अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए पहला प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ए ऑप्शन दे रहा है सेरिकल्चर, बी में दे रहा है एपीकल्चर, सी में दे रहा है पीसीकल्चर और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है मधुमक्खी पालन को कहते हैं, यानी दोस्तों मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, ठीक है दोस्तों। यानी बी ऑप्शन मेरा एपीकल्चर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है दोस्तों उसे एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? रेशम कीट का उत्पालन का जो अध्ययन है दोस्तों उसे सेरिकल्चर कहते हैं। क्या? रेशम कीट का पालन का जो अध्ययन होता है उसे सेरिकल्चर। और पीसीकल्चर यहाँ पे दिया हो दोस्तों सी ऑप्शन में, यहाँ पे पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे पीसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर और रेशम कीट का पालन का अध्ययन जो है सेरिकल्चर और मत्स्य पालन का जो अध्ययन है दोस्तों उसे पीसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न मेरा दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्षय रोग को संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। यानी दोस्तों क्षय रोग का जो संक्रमण होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क के द्वारा। तो दोस्तों क्षय रोग का जो संक्रमण होता है दोस्तों वह मुख्यतः जो होता है हवा के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आप याद रखिएगा क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः हवा के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न मेरा तीसरा नंबर प्रश्न में पूछे जाते हैं दोस्तों कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा जाए कि ओजोन परत का जो मोटाई होता है दोस्तों वह किस इकाई में यानी किस यूनिट में मापी जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप समझिए ओजोन जो होता है दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों ओजोन जो है दोस्तों यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है दोस्तों ओजोन, ठीक है। जो कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि यह सूर्य से जो आने वाले परावैंगनिक किरणें होती है दोस्तों उससे जो रिफ्लेक्ट करके उसी मैंने उधर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि हमारा जो पृथ्वी है दोस्तों उससे जो है बहुत सारे जो परावैंगनिक किरणें के जो विकिरण से बचता है, ठीक है। बचाव होता है, जिससे बहुत सारे जीव जंतुओं को रक्षा होता है ओजोन परत के कारण, ठीक है। तो यही दोस्तों ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस इकाई में मापी जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं जैसे कि डिस्टेंस है थोड़ी, तो डिस्टेंस जो है दोस्तों किस चीज़ में मेजर की जाती है, तो मीटर में मापी जाती है। इसी तरह से विद्युत धारा दोस्तों एम्पियर में मापी जाती है। उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस इकाई में मापी जाती है। तो देखिए आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि अरब इकाई में, पास्कल इकाई में, डॉप्सन इकाई में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन परत की जो मोटाई होती है दोस्तों वह किस इकाई में मापी जाती है, तो दोस्तों डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, ठीक है। आप याद रखिएगा डॉप्सन इकाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो यह ओजोन परत जो है दोस्तों हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन प्रारंभन कूट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा जाए कि प्रारंभ कूट कौन है। दोस्तों प्रारंभ कूट जो है दोस्तों कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया हो दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे AUG और GUG है दोस्तों, यह जो है प्रारंभ कूट है, ठीक है। यानी मेरा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। और दोस्तों आपको ये 3 जो दिया हुआ ऑप्शन दोस्तों ये सभी जो है समापन कूट है, ठीक है। यानी समापन कूट में कौन कौन आता है दोस्तों, एक UAG आता है, ठीक है, और एक UGA आता है और एक
ए आता है, ठीक है। यह सभी जो है दोस्तों समापन कूट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रारंभ कूट पूछा जा रहा था तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 5वां नंबर पूछा जा रहा है कि जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं। दोस्तों जीवाश्म जो होते हैं समानता किसमें पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टाने में, आग्नेय चट्टाने में, तलछटी चट्टाने में, इनमें से सभी में। तो दोस्तों जीवाश्म जो पाए जाते हैं दोस्तों जो है समानता जो होते हैं तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें पाए जाते हैं? यानी सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है दोस्तों, सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 6ठा नंबर पूछ रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। दोस्तों गर्भाशय जो है वह किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, या इनमें सभी से? तो दोस्तों गर्भाशय जो संबंधित है दोस्तों यह मादा जनन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मादा जनन तंत्र से। अगला प्रश्न मेरा 7वां नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पूछा जा रहा है कि RNAi का जो प्रयोग किया जाता है रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और इस किस माने यह जो होता है वह किस पौधे में किया जाता है? तंबाकू में, आम में, आलू में, या पापी में? तो दोस्तों RNAi का जो प्रयोग किया जाता है रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए यह जो है तंबाकू के पौधे में किया जाता है, ठीक है। तंबाकू के पौधे में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप याद रखिएगा तंबाकू के पौधे में दोस्तों रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए जो है RNAi का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर पूछा जाए कि DNA के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट में दे रहा है दोस्तों कि यह आनुवांशिक पदार्थ है, बी तरह यह द्विगुणित होता है, और सी तरह इनमें डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होती है, और डी तरह यह द्विगुणित नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे DNA के संबंध में जो है दोस्तों कौन सा कथन जो है गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यह आनुवांशिक पदार्थ है, यह सही है दोस्तों। यह द्विगुणित होता है, यह भी सही है दोस्तों। और यह इसमें डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होती है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपको दिया है दोस्तों कि यह जो है द्विगुणित नहीं होता है, यह करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि यह गलत है, ठीक है। यह जो है स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट है दोस्तों यह सभी सही है, ठीक है। यानी यह आनुवंशिक पदार्थ है, द्विगुणित होता है, और इसमें डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 9 नंबर पूछा जाए कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाया जाता है। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। पूछा जाए कि शुक्राणु में जो क्रोमोसोम होता है वह कौन पाया जाता है? तो वह XY पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और दोस्तों अंडाणु में पूछा जाएगा तो यहाँ पे XX हो जाएगा, ठीक है। यह शुक्राणु के लिए है, यह अंडाणु के लिए, ठीक है। आप दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि SL मिलर किससे संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। SL मिलर जो वैज्ञानिक है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह वैज्ञानिक जो है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन इसका मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर पूछा जा रहा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है। दोस्तों यूरेसिल जो संबंधित है वो किससे है? RNA से, DNA से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यूरेसिल जो संबंधित है दोस्तों वह RNA से संबंधित है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा RNA से। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर दोस्तों पूछा है कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है। दोस्तों आपको बताना है कि एंटीबायोटिक जो है निम्न में से कौन है? पेनिसिल है, नियोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, इनमें से सभी। तो दोस्तों एंटीबायोटिक जो है दोस्तों वह इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी। यानी डी ऑप्शन का मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है दोस्तों इनमें से सभी है, यानी पेनिसिलिन भी है, नियोमाइसिन भी है, इरिथ्रोमाइसिन भी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर पूछा जाए कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई। दोस्तों द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वह किसके द्वारा खोज किया गया है? तो दोस्तों यह नावास्टिन के द्वारा खोज किया गया है, ठीक है।
यानी मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नवसीन के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा जाए कि एस एल मिलर थे दोस्तों। एस एल मिलर जो वैज्ञानिक थे दोस्तों वह कहाँ के थे? एशियन वैज्ञानिक थे, यूरोपियन वैज्ञानिक थे, इंडियन के थे या अमेरिकन वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों एस एल मिलर जो थे दोस्तों वह अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप याद रखिएगा अमेरिकन वैज्ञानिक थे एस एल मिलर। तो चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न है मेरा 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेब के खाने वाला भाग होता है। ए ऑप्शन दे रहा है बीज, बी में दे रहा है एरिल, सी में दे रहा है पेरिकॉर्प और डी में दे रहा है पुष्पासन। तो दोस्तों सेब का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों वह कौन होता है? तो वह पुष्पासन होता है दोस्तों। कौन होता है? पुष्पासन। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पासन। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों कि सेब का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों वह पुष्पासन होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों नाशपाती का जो है दोस्तों, और आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कुछ फल का नाम, उसे भी आप याद रखिएगा। नाशपाती जो होता है दोस्तों उसका भी हम पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, यानी नाशपाती का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों वह पुष्पासन होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वह लीची। तो लीची का जो खाने वाला भाग है दोस्तों वह एरिल होता है। ठीक है, लीची का क्या होता है? एरिल। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और नारियल जो है दोस्तों, नारियल को खाने वाला जो भाग है दोस्तों वह भ्रूणपोष होता है। ठीक है, नारियल का जो होता है खाने वाला भाग कौन होता है? भ्रूणपोष होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि WHO पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों WHO का जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है दोस्तों इसका क्या है? ठीक है, तो दोस्तों WHO का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछा जा रहा है कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? दोस्तों जल में अगर ई कोलाई की अधिकता हो जाती है दोस्तों तो वह किसकी सूचक है? तो यह जो सूचक है दोस्तों यह वाहित मल जल प्रदूषण की सूचक है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहित मल जल प्रदूषण की। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर पूछे जाए कि ZZ/DW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है? ठीक है, यानी Z/DW का जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों निर्धारण वह किस में देखा जाता है? घोंघा में, तिलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में। तो दोस्तों ZZ/DW की तरह का जो लिंग निर्धारण है वह जो है दोस्तों मोर में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? मोर में। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा यह जो लिंग निर्धारण है वह मोर में देखा जाता है ZZ/DW। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिले। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे होगा दोस्तों हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछे जा रहा है दोस्तों कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। दोस्तों उत्तक संवर्धन में जो प्रकट होने वाली विभिन्न विभिन्नताएं हैं दोस्तों वह कौन है? तो यह जो है दोस्तों सोमा क्लोनल विभिन्नताएं हैं। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमा क्लोनल विभिन्नताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? दोस्तों कौन सा पिरामिड जो है कभी उल्टा नहीं होता है? जीवभार का, ऊर्जा का, संख्या का, आकार का। तो दोस्तों कौन सा पिरामिड जो है कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है दोस्तों कभी भी उल्टा नहीं होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह कभी भी उल्टा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए बी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? ठीक है, प्रोटोजोआ से, कृमि से, जीवाणु से या वायरस से? तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है दोस्तों यह एक वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, यानी मेरा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग में दोस्तों पानी से जो है हाइड्रो मैंने क्या होता है? हाइड्रो मैंने होता है जल और फोबिया मैंने डर। ठीक है, यानी जल से यानी पानी से जो होता है डर। ठीक है दोस्तों, तो यह जो रोग है दोस्तों पानी से जिस भी व्यक्ति को हुआ रहता है वह जो है पानी से डरता है। ठीक है, तो यह जो है वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर
22 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कहा जा रहा है कि महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा जो बंध्यकरण प्रक्रिया है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, अंतरोप या रोधक। यानी दोस्तों आपसे पूछ रहे कि महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों आपको याद रखना है, नलिका उच्छेदन कहते हैं, ठीक है, यानी ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिका उच्छेदन। और यही दोस्तों अगर पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं, यानी वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए आप दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछेगा कि बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है दोस्तों, वह अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, ठीक है। और दोस्तों टी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है दोस्तों, सॉरी टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो होता है दोस्तों, वह थाइमस में होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। बी लिम्फोसाइट्स अस्थि मज्जा और टी लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों, वह थाइमस में होता है, ठीक है। दोनों आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न हम सेलेक्ट करके लाएँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से सभी को याद करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न में पूछे जाए कि निम्न में भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वह कौन है, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वह बोस इंडिकस है, ठीक है। क्या है? बोस इंडिकस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बोस इंडिकस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपको और बता रहे हैं दोस्तों, आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, वह मैंगीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी मैंगो का जो होता है, आम का दोस्तों, वह क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखना है मेढक का। तो मेढक का जो दोस्तों राना टिग्रीना होता है, ठीक है। मेढक का क्या होता है? राना टिग्रीना। और दोस्तों आपको एक याद रखना है दोस्तों, एक होता है, आपको याद रखना है मनुष्य का, यानी कि आदमी का, ठीक है। मनुष्य का जो होता है होमोसेपियंस होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। आपको क्या क्या बताएं दोस्तों? भारतीय गाय का हो गया बोस इंडिकस, आम का हो गया मैंगीफेरा इंडिका, और दोस्तों मेढक का हो गया राना टिग्रीना, और मनुष्य का जो है दोस्तों होमोसेपियंस, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी में से आपको एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप सभी को अच्छी तरह से जो भी बताएं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर कहा रहा है दोस्तों कि मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे। दोस्तों मिलर जो है प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? मीथेन बनाए थे, एमिनो एसिड बनाए थे, हाइड्रोजन बनाए थे, अमोनिया बनाए थे। तो एमिनो एसिड बनाए थे। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में पूछा है कि ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है। ए ऑप्शन रहे हवा, बी में रहे मिट्टी, सी में रहे ध्वनि, और डी में रहे जल। तो दोस्तों ग्रीन मफलर प्रदूषण संबंधित है दोस्तों, वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर पूछेगा कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, वह कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वह जो होता है दोस्तों, वह एंथर में होता है, यानी परागकोश में होता है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागकोश एंथर में होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह एंथर या परागकोश में होता है, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। दोस्तों इनमें जो कौन है प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। ए ऑप्शन रहा सूर्यमुखी से निकली गैस, बी में रहा परागकण, सी में रहा धूलकण, और डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो गैस है दोस्तों, यह भी एक प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, और परागकण भी होता है और धूलकण भी होता है, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछा जा रहा है कि मिथोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाता। दोस्तों यहाँ पे नहीं बनाता है पूछा जा रहा है ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों मिथोजेंस जो होता है वह ऑक्सीजन को नहीं बनाता है। किसको नहीं बनाता है? ऑक्सीजन को। तो ए ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। आप याद रखिएगा मिथोजेंस ऑक्सीजन को नहीं बनाता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि
युग्मनज क्या है दोस्तों? युग्मनज जो है दोस्तों क्या है? अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों युग्मनज जो है दोस्तों वह द्विगुणित होता है। ठीक है, क्या होता है? द्विगुणित। तो मेरा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगुणित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम बायोलॉजी 12th क्लास बायोलॉजी से दोस्तों 30 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं दोस्तों, जो कि काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न था दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आप 30 के 30 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, और 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपका आंसर पता था आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और दोस्तों आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए ताकि जो आपका टारगेट है उसे पूरा कर सके। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।